साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस मॉक टेस्ट में आपको खुद से जवाब देने की कोशिश करना है और हमको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर जो है कुल कितना होता है। ठीक है, इसमें कुल 40 सवाल हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और खुद से हल करने की कोशिश करना है और बताना है कि आपका कितना जवाब जो है वो सही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, 1933, 1947, 1950 या 1953। तो क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, बताइए। तो देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1953 ईस्वी में। वहीं अगर बात करें कि वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें कोई नहीं। तो प्राचीनतम परिवहन बोला, यानी सबसे पुराना, यानी सबसे पहले ज़माने में लोग किस में यात्रा करते थे? क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल परिवहन हो जाएगा। ठीक है, जल परिवहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर में कि मर्मगांव बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे क्या है, मर्मगांव, गांव से क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा, यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में है मर्मगांव। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है? तो कर्नाटक में है मंगलोर। कौन सा है? मंगलोर है। ठीक है, वहीं तमिलनाडु में कई बंदरगाह हैं जिसमें एन्नोर है, एन्नोर है। ठीक है, तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा है? चेन्नई। ठीक है, ये 3 यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में क्या है? तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपको कहीं से भी आपको सवाल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल है 4 नंबर में कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो देखिए भारत में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो ये हो जाएगा 7। लेकिन बोला कांडला कहाँ है? तो कांडला, देखिए कांडला से आपको कैसे याद रखना है? तो कांड, कांड कब होता है? रात में कांड होता है। कोई भी कांड जो होता है वो रात में होता है, तो इसलिए रात, यानी गुजरात, गुजरात आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र है अगर आपको पूछ ले, तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा। कौन सा है? फाल्टा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए 5 नंबर सवाल है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या औरंगाबाद। तो कहलगांव कहाँ है बताइए। तो देखिए कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है कि जालवेरिन संबंधित है किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से। तो देखिए जालवेरिन एक संस्था है। क्या? एक संस्था। तो ये किससे संबंधित थी? व्यापारियों से संबंधित थी। ठीक है, व्यापारियों से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 7 नंबर में है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क। तो देखिए जर्मन राइन राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि वियना सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था वियना सम्मेलन? 1815, 1848, 1870 या 1871। तो देखिए वियना सम्मेलन क्यों हुआ था कि देखिए एक वहाँ पे एक शासक था। ठीक है, तो उसने क्या किया था, यानी इसने नेपोलियन ने, तो नेपोलियन की युद्धों से वहाँ की जो शांति व्यवस्था भंग हो गई थी। ठीक है, और उसी शांति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए वियना सम्मेलन हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वियना सम्मेलन की? तो मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया? तो देखिए रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? तो रॉबर्ट ओवन जो है वो ब्रिटेन का निवासी था, ठीक है, ब्रिटेन का, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क या गैरिबाल्डी? बताइए। आपको बता दें कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में समाजवाद को स्थापित करने के लिए बोल्शेविक क्रांति हुई थी। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी है हनोई, नोम पेन, बैंकॉक या ओटावा? तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, नोम पेन में है। कहाँ है? नोम पेन है इसकी राजधानी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें सवाल में। सवाल है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये भारत सरकार अधिनियम 1858 या रॉलेट एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आपको भी पता होगा कि रॉलेट एक्ट ही वो कानून था जिसके विरोध में लोगों ने जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया था, ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, वहीं पे हुआ था, ठीक है। और उस दिन वैसाखी का दिन था। यहाँ जनरल डायर जो अंग्रेजों के अधिकारी थे, जनरल डायर, इन्होंने क्या की थी? गोली मारने का आदेश दिया था और इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 13वां नंबर में कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो देखिए क्या हो जाएगा कि देखिए आपको भी पता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये चंपारण के किसानों की दुर्दशा को हटाने के लिए, उसकी दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। दरअसल बात ये थी कि चंपारण में किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था, यानी 3 कठिया प्रथा जो है लागू थी। 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन में जो है नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे ही 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। और इससे क्या किया जाता था? यानी 20 भाग में से 3 भाग खेत में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। उन्हें नील की खेती के लिए मुंह मांगा दाम भी नहीं मिल पाता था और उससे उनका ज़मीन भी बंजर हो जाता था। तो इसी समस्या को लेकर आए थे राजकुमार शुक्ल आए थे। कौन आए थे? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। राजकुमार शुक्ल जो है वो महात्मा गांधी जी के पास आए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पे महात्मा गांधी से भेंट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद या खेरा या चंपारण? तो आपको बता दें कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर? बारदोली हो जाएगा। यानी बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और वहीं जो बारदोली सत्याग्रह है ये कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, हेम्फ्री डेवी, जॉन के या टॉमस बेल? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। वहीं पूछता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप, ठीक है, सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था। वहीं पूछता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जेम्स हॉरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स हॉरग्रीव्स, ठीक है, हॉरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 नंबर में कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या पटना? क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर?
तो देखिए क्या बोला है, जूट मिल बोला है। तो सबसे पहला जो जूट मिल है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और ये कब किया गया था? 1855 ईस्वी में कलकत्ता में जूट मिल का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन रॉय या सच्चिदानंद सिन्हा? तो देखिए अमृत बाजार जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? तो मोतीलाल घोष हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोतीलाल घोष। हालांकि इसके साथ और भी व्यक्ति थे, उनका नाम है शिशिर कुमार घोष। क्या नाम है? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने क्या किया था? अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया था। और यही अमृत बाजार पत्रिका जो है 1878 ईस्वी में लाए गए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपनी भाषा बदल डाली थी। ठीक है, अगर पूछ ले कि अमृत बाजार पत्रिका की भाषा क्या थी तो हो जाएगा बंगला। क्या हो जाएगा? बंगला हो जाएगा। लेकिन इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के डर से भाषा बदल के क्या कर दिया था? अंग्रेजी कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 18वां सवाल में कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी? तो देखिए मराठा जो पत्रिका है, मराठा पत्रिका ये किनकी है? ये तिलक, ठीक है, तिलक की ये पत्रिका है मराठा। और इनकी एक और भी पत्रिका है, उनका नाम है केसरी। क्या नाम है? केसरी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिका, एक मराठा दूसरा केसरी। ठीक है, मराठा की जो भाषा थी वो अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। मराठा की भाषा अंग्रेजी और वहीं जो केसरी है, केसरी की भाषा मराठी। केसरी की भाषा मराठी। तो यहाँ पे पूछा है कि मराठा समाचार की भाषा क्या थी? तो भाषा क्या हो जाएगा? मराठा की भाषा अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 5वें, चौथे या पहले या 10वें? तो देखिए किसका हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का हुआ था। 10वां सिख गुरु कौन थे? तो 10वां सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। ठीक है, वहीं सिखों के जो प्रथम गुरु थे उनका क्या नाम था? गुरु नानक नाम था, गुरु नानक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी हुआ। तलवंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912, 1936, 1940 या 1928? तो देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोग 22 मार्च को हर बार जो है क्या बिहार दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है ये बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को। वहीं बिहार से उड़ीसा अलग हुआ कब? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, और बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी अलग हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए थे पुर्तगाली व्यक्ति, जिन्हें हम लोग वास्को डी गामा के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में और ये केरल के कालीकट में आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट तट पर आया था। और यहाँ पे कालीकट के स्थानीय राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल में कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1965, 1968, 1970 या 1975? क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था? गंगा, यमुना, रावी या सिंधु? तो देखिए आपको बता दें कि 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, लाहौर। दिसंबर 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उन्होंने ही क्या किया था कि भारत में पहली बार रावी नदी के तट के यानी रावी नदी के तट पर
तिरंगा झंडा फहराया था और उस दिन से उन्होंने स्वराज दिवस मनाने का घोषणा किया था, स्वराज दिवस। और इसलिए हर बार से 26 जनवरी को हर साल पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 से हुई थी। 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है 24 नंबर में, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया? तो देखिए सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टरदा के नाम से इन्हें जाना जाता था। क्या नाम से? मास्टरदा के नाम से जाना जाता था। वहीं नेताजी हम लोग किसे कहते हैं? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और सरदार किसे कहा जाता है? तो सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है कि इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया? मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूल या इनमें सभी? तो देखिए इटली के एकीकरण में इन सभी का योगदान था। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 26 नंबर में कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो देखिए 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा वित्त विभाग जारी करता है। कौन करता है? वित्त विभाग करता है। लेकिन 1 रुपये से जितने भी अधिक होते हैं नोट, उनको कौन जारी करता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। सिर्फ 1 रुपये के नोट को वित्त विभाग जारी करता है, बाकी उससे अधिक जितने भी नोट होते हैं उन्हें कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन या इनमें सभी? तो देखिए आपको बता दें कि भारत में कुल 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि कार्य आता है। कृषि से संबंधित जितने भी कार्य आते हैं वो प्राथमिक में आते हैं, और उद्योग से संबंधित जितने भी आते हैं वो द्वितीयक में आते हैं, और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी क्रिया जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। कृषि क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खनन भी बोला है, पशुपालन भी बोला है। कृषि, खनन और पशुपालन, तो देखिए ये सारी ही इसमें क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही कृषि कार्य में ही आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? साख, ठीक है, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट या सिक्के या इनमें कोई नहीं? तो देखिए साख मुद्रा में कौन आ जाएगा? तो बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1990, 1992, 1995 या 1996? चलिए आप लोग बताइए। तो देखिए क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। और विश्व व्यापार संगठन का अगर मुख्यालय पूछ ले आपको तो क्या हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ या 150 करोड़? तो देखिए 2011 के जनगणना अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़ थी। ठीक है, 121 करोड़। लेकिन वर्तमान में यह आबादी बढ़ करके कितना हो गया है? तो करीब करीब 145 करोड़ हो गया। ठीक है, 145 करोड़ के करीब हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर में कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है ISI मार्क या एग मार्क, हॉलमार्क या बुल मार्क?
तो देखिए कृषि उत्पादनों की अगर गुणवत्ता सुनिश्चित करना है तो उसके लिए एगमार्क चिन्ह की जरूरत होती है। किसकी? एगमार्क चिन्ह इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं जो हॉलमार्क है, हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। किसकी? सोने की शुद्धता की जांच हॉलमार्क से की जाती है। जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है और जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1951, 1954, 1956 या 1960? क्या हो जाएगा? तो देखिए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। बात कर लेते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य क्या है। तो इसका कार्य क्या है? भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना। वहीं अगर आपको पूछ ले कि भारत में सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 33 नंबर में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का निजी स्वामित्व। तो देखिए निजी जो भी होगा वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, यानी ये भी पहला वाला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, और निजी की बात आती है इसमें भी, तो इसमें भी नहीं होगा। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां सवाल है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि हेतु किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, यानी जो देश विकसित हैं उनके लिए कौन सा पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए विकसित देशों के लिए प्रयोग किया जाता है आर्थिक वृद्धि का। किसका? आर्थिक वृद्धि का। वहीं भारत एक विकासशील देश है तो यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आर्थिक विकास का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट? तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा हम लोग किसे कहते हैं? तो डेबिट कार्ड को कहते हैं। डेबिट कार्ड जिनसे आप लोग पैसे निकालते हैं एटीएम कार्ड से, उन्हें ही डेबिट कार्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू मतलब होता है जीडीपी, यानी भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? ठीक है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र या इनमें कोई नहीं? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का, यानी सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल या टका? तो देखिए रूस की मुद्रा क्या हो जाएगा? रूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूबल। ठीक है, वहीं दिनार जो है, दिनार ये कुवैत की मुद्रा है। कहाँ है? कुवैत की मुद्रा है। कुवैती दिनार को हम लोग जो है वो दुनिया का सबसे महंगा करेंसी है। वहीं रियाल जो है, रियाल ये सऊदी अरब का है। कहाँ का है? सऊदी अरब। ठीक है, और वहीं जो टका है, टका सऊदी अरब का, टका जो है ये कहाँ का है? तो टका है बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 39 नंबर में कि साख का आधार क्या है? साख का मतलब होता है क्रेडिट, यानी आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होता है, आपको कोई पैसे उधार देता है तो उसका आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश या उपभोग? तो देखिए साख का आधार क्या होता है? विश्वास होता है। लोग आपको या बैंक आपको या महाजन कोई भी आपको विश्वास के आधार पर साख यानी विश्वास के आधार पर ही पैसे देता है। ठीक है, चलिए हमारे सेशन का अंतिम सवाल में चलते हैं। अंतिम सवाल है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उत्पादक या उपभोक्ता या दुकानदार? तो देखिए खरीदता कौन है? तो खरीदने वाला हमेशा कौन होता है? उपभोक्ता होता है, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कुल 40 सवाल को अटेम्प्ट किया।
और आप बताइएगा कि आपने 40 सवाल में से कितने सवाल को खुद से हल कर पाया, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और भी वीडियोस जो हैं मॉक टेस्ट वाली वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और भी वीडियोस डलती रहेंगी जब तक आपका एग्जाम क्लियर पूरा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।